नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम अमेरिका के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले के वीडियो में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के बारे में कुछ बातें जानेंगे। अब अमेरिका का जो हमें पता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और यहाँ पे मंत्रिमंडल वैसा नहीं होता जैसे कि संसदीय प्रणाली में होता है। तो अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें मंत्रिमंडल वैसा ही होता है जैसे कि राष्ट्रपति उसे बनाना चाहता है। उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसे हटा सकता है या उसे वो बनाए रख सकता है। अब जो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है इसकी उत्पत्ति के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तो ये है कि हमें पता है कि जो वहाँ का संविधान है उसमें ये लिखा हुआ है कि अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति वहाँ के राष्ट्रपति में निहित है। और जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ तो उसमें राष्ट्रपति के परामर्श के लिए उन्होंने एक समिति की व्यवस्था की कि जब कभी राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तो वह एक परामर्शदाता समिति से परामर्श कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने यह सोचा कि सीनेट से राष्ट्रपति मंत्रणा कर सकेगा और परामर्श ले सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जो प्रथम राष्ट्रपति थे वाशिंगटन सीनेट के साथ में परामर्श नहीं कर पाए, अर्थात वे इस प्रयोग में सफल नहीं रहे। और इसके विपरीत वाशिंगटन ने प्रशासनिक विभागों के जो प्रधान थे उनसे परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया और वाशिंगटन थे उन्होंने प्रशासनिक विभागों के प्रधान की बैठकें बुलाना भी प्रारंभ कर दी और ये बैठकें शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठकें कहलाने लगी। और 1798 में पहली बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया और मारबरी बनाम जो मेडिसन विवाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कैबिनेट शब्द को स्वीकृति भी प्रदान कर दी। तो इससे स्पष्ट है कि कैबिनेट शब्द का जो उत्पत्ति है वो 1798 में हुई और जो ये अमेरिका के में जो मंत्रिमंडल है वो सुविधा और परंपरा के कारण उत्पन्न हुआ और आज भी ये एक अनौपचारिक संस्था के रूप में है। अब मंत्रिमंडल का निर्माण, राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है उसके आकार में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जब शुरू में मंत्रिमंडल बना वाशिंगटन के समय तो उस समय तो केवल 4 विभाग थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 15 विभाग हैं और जो विभागीय अध्यक्ष को यहाँ पर मंत्री न कह के सचिव कहा जाता है और जो न्याय विभाग के अध्यक्ष है उसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। जो प्रशासनिक विभागों के सभी प्रधान मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में कुछ अन्य व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर सकता है। वह उपराष्ट्रपति को भी मंत्रिमंडल से संबंधित कर सकता है, लेकिन वहाँ पर यह अवश्य है कि जब मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति के समय सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है और यदि सीनेट अपने उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उन्हें स्वीकार कर लेता है यानी उनको अनुसमर्थन मिल जाता है तो ये नियुक्तियां वैध हो जाती हैं। और सामान्यतः सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली इस तरह की नियुक्ति को भी अपनी स्वीकृति दे देता है। अब यह है कि सामान्यतः जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल के चुनाव में स्वतंत्र होता है। वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, लेकिन फिर भी मंत्री नियुक्त करते समय उसे निम्न बातों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो वह अपने दल, मित्रों और समर्थकों को प्रसन्न रखने के लिए उनमें से कुछ की सचिवों के रूप में नियुक्ति कर देता है। कुछ जैसे बड़े राज्य हैं न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, यहाँ से एक एक मंत्री का चुनाव अवश्य करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति को विरोधी दल से सहयोग लेना होता है, तो ऐसी स्थिति में वह उसके भी कुछ सदस्यों को ले लेता है। जैसे कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपने मंत्रिमंडल में एक रिपब्लिकन सीनेटर विलियम कोहिन को भी नियुक्त किया और उन्हें सुरक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी दिया। और ऐसा इसलिए था कि राष्ट्रपति की इस नियुक्ति के पीछे ये तर्क होता है कि समसामयिक राजनीतिक स्थिति में जिसमें कि सरकार डेमोक्रेटिक पार्टी की है और कांग्रेस में बहुमत रिपब्लिकन पार्टी का है, तो इसलिए कि प्रशासन दोनों दलों के सहयोग से चलना चाहिए। और कई बार मंत्रियों को योग्यता, उनके ज्ञान और दक्षता के आधार पर भी नियुक्त किया जाता है। कई बार भौगोलिक बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है और वह अपने मंत्रिमंडल का चुनाव इस तरह से करता है कि देश के सभी भागों को प्रतिनिधित्व मिले, यानी केवल एक ही हिस्से को प्रतिनिधित्व नहीं मिले बल्कि
सभी को प्रतिनिधित्व मिले। अब जो मंत्रिमंडल है उसकी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो केवल राष्ट्रपति की इच्छा का उत्पादन है और वह ऐसी संस्था है जिसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। तो राष्ट्रपति उसे समाप्त करना चाहे तो समाप्त कर देता है और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं वो सब राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल का स्वामी होता है, चाहे तो वो उसे रखे चाहे वो उसको समाप्त कर दे। अब राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच में संबंध क्या है इसको हम देखेंगे। तो जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिमंडल के जो अन्य सदस्य हैं वो परस्पर समान पदी नहीं होते हैं और नए राष्ट्रपति उन समान पदियों में प्रथम होता है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों के बराबर नहीं होता है बल्कि वो उनका स्वामी होता है और वह मंत्रियों के परामर्श को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। सचिवों का परामर्श केवल सलाह होता है, मानना या न मानना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि चाहे तो राष्ट्रपति उनकी बात को माने या नहीं माने। जैसे कि गृह युद्ध हुआ था जब अमेरिका में, उस समय राष्ट्रपति लिंकन थे लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल के लोगों से बहुत कम परामर्श लिया। तो कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो उनके परामर्श को माने या नहीं माने। तो कहने का अर्थ है कि अमेरिका में जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के अनुचर हैं, निजी सहायक हैं या सचिव मात्र है, जिनके परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके विपरीत हमने संसदीय प्रणाली में पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो समकक्षों में प्रथम होता है, वहाँ पर मंत्रिमंडल का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा नहीं है। वह चाहे तो सारे मंत्रियों की सर्वसम्मति से दी गई मंत्रणा को भी ठुकरा सकता है, मना कर सकता है। और लिंकन ने भी ये कहा है कि 7 ना और 1 हाँ पर चलेगी एक की हाँ, यानी हो सकता है कि सभी व्यक्ति एक तरफ हों, सभी मंत्री एक तरफ हों और राष्ट्रपति एक तरफ हो, लेकिन चलेगी केवल राष्ट्रपति की। तो कहने का है और जो मंत्रिमंडल है और राष्ट्रपति का संबंध है वो भी बहुत कुछ राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। कई बार राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दुर्बल होते हैं। कई बार दुर्बल राष्ट्रपति होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य शक्तिशाली होते हैं। लेकिन निर्बल राष्ट्रपति है उसको भी अधिकार है कि वह शक्तिशाली मंत्री को अपने पद से हटा सकता है और अपनी आज्ञा पालन करने का आदेश दे सकता है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।